तो नमस्कार हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाइयों और बहनों। तो आज मैं बात करने वाला हूं रेलवे की नई वैकेंसी 2025-26 को लेकर जो आज कई लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन था वो आज मैं ख़त्म करने वाला हूं। पिछले साल जो गलतियां लाखों स्टूडेंट्स ने की थी वो इस बार 2026 में वो गलती दोहराने की कोशिश दोबारा ना करें, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा मौका है। 65,000 प्लस वैकेंसीज पूरे भारत के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उनका होगा जो हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन का वो रामबाण तरीका जिससे आप बाकी सबसे एकदम एक कदम आगे रहेंगे। कौन सी पोस्ट आएगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और किन गलतियों से आपको इस बार बचना है, सारी चीज़ें क्लियर और प्रूफ के साथ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि रेलवे में सिलेक्शन का असली रोड मैप आज आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार पोस्ट की संख्या कम नहीं बल्कि 65,000 से भी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे खास बात कि इस बार आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, जेई, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पर और पारा मेडिकल हर कैटेगरी में नई नई वैकेंसी जारी हुई है, होने वाली है। जैसे कि देख सकते हैं कि आरआरबी एएलपी में हमारा 9,970 वैकेंसीज आने वाली है। अगला हमारा आरआरबी टेक्नीशियंस हो गए जिसमें 6,238 वैकेंसीज आने वाली है। और बात करते हैं पारा मेडिकल पोस्ट में तो हमारा 434 वैकेंसीज आने वाली है। अब बात करते हैं आरआरबी जेई की, इसमें हमारा 2,569 मान सकते हैं 2,570 के करीब इसमें फॉर्म आने वाली है। अब आरआरबी ग्रेजुएट लेवल पर बात करते हैं और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर बात करते हैं। ये दोनों का फॉर्म जो है हमारा कई दिनों से भरा जा रहा है। तो दोस्तों देर ना करें, जल्द से जल्द ये दोनों का फॉर्म डेट खत्म होने से पहले विंडो क्लोज हो जाने से पहले इस दोनों का फॉर्म जाकर आप अपने साइबर कैफ से भर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की। इसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, जिसका लाखों छात्र इंतजार कर रहे हैं वो अभी जल्द आने वाला है। आरआरबी ग्रुप डी की भी वैकेंसीज आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी 2025-26 के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारा एज का क्राइटेरिया कितना से कितना रहने वाला है। हमारा मिनिमम 18 ईयर्स ओल्ड और मैक्सिमम 33 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th 12th और ग्रेजुएशन रहनी चाहिए। कि अब इसमें हम आगे चलकर बात करें कि किस पोस्ट में हमें कि 10th पास क्वालिफिकेशन चाहिए और किस पोस्ट में हमें 12th पास क्वालिफिकेशन चाहिए और किस पोस्ट में हमें ग्रेजुएट का क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा CBT 1 होता है, फिर CBT 2 होता है, उसके बाद स्किल और मेडिकल होता है, स्किल टेस्ट या मेडिकल टेस्ट, उसके बाद DV या फिर फिजिकल, DV प्लस फिजिकल, उसके बाद मेडिकल इन सम पोस्ट। इस सारी पोस्ट में से कुछ का हमारा CBT सिर्फ होता है, हमारा CBAT होता है, कुछ का CBT होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों फिजिकल और मेडिकल होता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। जैसे कि देख सकते हैं आरआरबी एएलपी में हमारा CBT 1 होता है, CBT 2 DV मेडिकल होता है और आरआरबी टेक्नीशियन में सेम प्रोसेस रहता है। उसी प्रकार से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल में भी सेम प्रोसेस रहता है। CBT 1, CBT 2, DV और मेडिकल। उसके बाद हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट। और अगला बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी। तो आरआरबी ग्रुप डी में हमारा सिर्फ CBT 1 कि मात्र एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद हमारा DV होता है, फिर मेडिकल होता है। अब मेडिकल के बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके आधार पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम कि रेलवे एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम पैटर्न इसका क्या क्या रहता है, कि इस रेलवे में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि रेलवे में की तैयारी करने का एक सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इसमें इंग्लिश ना के बराबर पूछी जाती है। आपको मालूम होगा कि इंग्लिश तो ना ही पूछी जाती है, आपको मालूम होगा। इसमें सिर्फ बेसिक मैथ, रीजनिंग, जीके में हमारा स्टैटिक आते हैं और साइंस आते हैं। तो साइंस में
तो साइंस में हमारा फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायो आता है और तमाम सारी सब्जेक्ट आती हैं। अब बात करते हैं अगला करंट अफेयर की। ये सारे हमारे सब्जेक्ट आते हैं रेलवे एग्जाम पैटर्न के अंतर्गत। अब बात करते हैं दोस्तों कि रेलवे एग्जाम फॉर 10th पास की 10th पास के लिए क्या क्या कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी, जो कि 10th पास पे हमारे लिए अवेलेबल होती है, या ITI पास पे, जिसमें हमारा पोस्ट का नेम है हमारा पॉइंट्समैन, असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट लोकोसेड, असिस्टेंट ऑपरेशंस और असिस्टेंट टेल एंड AC। ये तमाम सारी पोस्ट है जो आरआरबी ग्रुप डी में जाना चाहते हैं, वो ये सारे कैंडिडेट्स इन सारी पोस्ट में जा सकते हैं। अब बात करते हैं RPF कांस्टेबल की। तो RPF कांस्टेबल पहले तो रेलवे के अंतर्गत आती थी, सॉरी दोस्तों, पहले तो इसका एग्ज़ाम रेलवे कंडक्ट कराती थी, अब इसका एग्ज़ाम SSC कंडक्ट कराती है और सारी देख रेख इसका SSC के अंतर्गत चला गया है। अब बात करते हैं ALP का। तो ALP हमारा ALP में असिस्टेंट लोको पायलट 10th पास में हम बन सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं रेलवे एग्ज़ाम फॉर 12th पास के लिए। तो RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल, जो आपको मालूम होगा, अंडर ग्रेजुएट 12th पास आपको मालूम होगा, तो जिसमें हमारा पोस्ट का नाम है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अगला है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, अगला है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। ये तमाम सारी पोस्ट जो है हमारे 12th पास के लिए रेलवे में होती है। अब बात करते हैं ग्रेजुएट पर कि कौन कौन से पोस्ट जो है ग्रेजुएट पर मिलती है। जैसे कि देख सकते हैं RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल, RRB RPF SI इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल पोस्ट, जिसमें सबसे पहला आता है RRB NTPC ग्रेजुएट में स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और पोस्ट असिस्टेंट सेफ। ये तमाम सारी पोस्ट आती है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। जिसमें RPF SI में आता है सब इंस्पेक्टर, उसी प्रकार से इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल पोस्ट में आती हैं जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, सॉरी दोस्तों, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। ये तमाम सारी पोस्ट आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं 2025 में छात्रों की सबसे 5 बड़ी गलतियों के बारे में, जिन्हें 2026 में बिल्कुल ना के बराबर करनी है। तो सबसे पहला आता है हमारा कि देर से तैयारी शुरू करना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन आने का इंतजार करते रहते हैं और जब नोटिफिकेशन आता है तब तक सिलेबस उनका आधा ही कवर हो पाता है। रेलवे में सीटें ज़्यादा लेकिन कंपटीशन भी उससे भी ज़्यादा है, इसलिए 2026 में तैयारी अभी से शुरू कर दें, नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार ना करें। अब दोस्तों बात करते हैं सेकेंड, इसमें हार्ड वर्क नहीं, इसमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। इसमें घंटों की पढ़ाई लेकिन रिवीजन आप लोग नहीं करते, प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं लगाते, मॉक टेस्ट भी नहीं लगाते, इसलिए आपका परिणाम रिजल्ट जो है कट ऑफ से 5 या 10 नंबर बाहर चला जाता है। इसलिए आपको 2026 में स्मार्ट वर्क करें और डेली MCQ प्लस वीकली रिवीजन और प्लस में मंथली मॉक टेस्ट अवश्य लगाएं। अब दोस्तों बात करते हैं हम थर्ड गलतियां की, जो कि गलत स्टडी मटेरियल और बार बार बुक बदलना। इसमें कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हर महीने नई किताब खरीदते रहते हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि कुछ मैथ का कोई टॉपिक ये सर से पढ़ ले, जैसे कि मैथ के कुछ टॉपिक आदित्य रंजन सर से पढ़ लिए, कुछ टॉपिक राकेश सर से पढ़ लिए, कुछ टॉपिक गगन सर से पढ़ लिए, कुछ टॉपिक अभिनय सर से पढ़ लिए। मैं कंट्रोवर्सी की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो मैं आप सबसे एक ही सलाह करूँगा कि किसी एक टीचर से पढ़िए जो आपको ज़्यादातर समझ में आएगी। इसलिए जैसे कि रिजल्ट पूरी किताबों में कन्फ्यूजन का और कोई मजबूत बेस नहीं रहता, इसलिए 2026 में एक ही सीट और सही सेट चुनें और उसी को बार बार रिवाइज करें। किसी एक टीचर से पढ़ें और किसी एक बुक से पढ़ें। और चौथी सबसे बड़ी गलती आपका ये है कि टाइम मैनेजमेंट की कमी। एग्जाम में लॉजिकल और मैथ्स में समय बर्बाद कर दिया, जीके के सवाल बिना पढ़े छोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि मैथ के लिए हमें 30 क्वेश्चंस मैथ में होते हैं या 25 क्वेश्चंस होते हैं हर एग्ज़ाम में, लगभग होते ही हैं, जिसमें मैथ में आपको मालूम होगा कि ज़्यादातर समय चले जाते हैं। तो आपको ये नहीं मालूम होगा कि सबसे पहले कौन से सवाल लगाने चाहिए। तो आपको बता दिया जाए कि सबसे पहले हमारे जीके जीएस का सवाल लगाने चाहिए, जो कि सबसे कम समय में हो जाते हैं। इसलिए जो जिसमें ज़्यादा समय लगेगा उसे लास्ट में किया जाता है। और इसे कैसे सुधारा जाए, वो जैसे कि 2026 में रेगुलर टाइमर के साथ इसे प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग एग्ज़ाम का पैटर्न टाइमर के साथ ही
समझ में आता है। जैसे कि आप लोग टाइम सेट कर दें कि हमें 90 मिनट में टास्क पूरा करना है, तो उसका वो आपका हैबिट हो जाएगा, आदत बन जाएगा। तो धीरे धीरे ये 90 नहीं 80 नहीं 70 ये आपका धीरे धीरे सुधार हो सकता है दोस्तों, और एग्ज़ाम में आप अच्छे तरीके से मॉक लगा सकते हैं। अब बात करते हैं पांचवी गलती की, फिजिकल और मेडिकल में को हल्के में लेना। जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं, लेकिन मेडिकल या फिजिकल से बाहर हो जाते हैं। अब दोस्तों 2026 में ऐसी गलती नहीं करना है, तो इसलिए 2026 में अभी से रनिंग और डाइट प्लस वेट कंट्रोल का ध्यान रखें। अब जानते हैं 2026 में तैयारी कैसे करें, जिसमें पहला नंबर पर आता है सिलेबस की एक प्रिंटेड कॉपी रखें। प्रिंटेड कॉपी कह सकते हैं कि एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, जिसे हर वीकली हर सप्ताह उसे रिवीजन करते रहें। अगला हमारा दूसरा नंबर पे आता है हमारा 3 से 4 घंटे की बोल सकते हैं कि स्मार्ट प्रैक्टिस कीजिए। 3 से 4 घंटे की स्मार्ट प्रैक्टिस, जैसे कि जो चैप्टर आपका क्लियर हो चुका है उस पर पर डे हर दिन जो है 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा जीके जीएस और मॉक टेस्ट और रिवीजन पर 30 मिनट दीजिए। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि हमारा सिलेक्शन की सबसे बड़ी कुंजी सबसे बड़ी चाबी यही है, प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि इससे हमारे 30 से 40% सवाल हमारे इसी प्रीवियस पैटर्न पर ही आते हैं। अब बात करते हैं चौथे पैटर्न की, जो हमें 2026 में तैयारी करने में सफलता दिलाएगी। तो सबसे इसमें चौथे नंबर पर आता है रोज एक मॉक टेस्ट और हफ्ते में 3 फुल टेस्ट जरूर लगाना चाहिए। और पांचवें नंबर पर है जीके जीएस को रोज 20 से 30 मिनट जरूर दें, जिससे रेलवे में स्टैटिक जीके और साइंस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों यह थी रेलवे वैकेंसी 2025-26 को लेकर। अब किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए, बस सही दिशा में स्मार्ट तरीके से लगातार मेहनत करते रहिए। जो गलती आपने 2025 में की बस वही 2026 में मत दोहराइएगा, और यकीन मानिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहिए और हमेशा मोटिवेट रहें। तब तक जय हिंद।